नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे बजट के ऊपर। पिछले 1 फरवरी को भारत सरकार द्वारा बजट लाया गया था और आज के हमारे एपिसोड का नाम भी है बजट पे चर्चा। आज के हमारे गेस्ट हैं आशीष जी। साथियों, आशीष जी के बारे में हम आपसे थोड़ा बता दें कि आशीष जी हाल ही में एक आर्टिकल लिखे हैं। ये आर्टिकल पीएम प्रणाम योजना को हरित क्रांति के साथ जोड़कर लिखा गया है। ये आर्टिकल अन्नदाताओं को समर्पित है और आशीष जी शायद ये आपका पहला आर्टिकल है जी। हम चाहेंगे कि इस आर्टिकल पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे जी। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आज का एपिसोड का नाम है बजट पे चर्चा। तो आशीष जी से हम बात करेंगे बजट के ऊपर। बजट को विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और देश पर इस बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार रोहित जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। रोहित जी, अब जैसा आपने बोला आर्टिकल की बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा अपने आर्टिकल के बारे में बता दूं। मेरा जो आर्टिकल मैंने लिखने का प्रयास किया तो वो देश के अन्नदाताओं को समर्पित किया हूँ। पीएम प्रणाम योजना एक भारत सरकार की योजना है जो इस बात पे फोकस करती है कि जो हमारी पृथ्वी माँ है उस पे हम जिस तरह से केमिकल का छिड़काव करते हैं, चाहे वो उर्वरक के रूप में हो, खाद के रूप में हो, चाहे वो कीटनाशक के रूप में हो, उन सब को हम किस तरह से कम कर सकते हैं और उसकी जगह हम पारंपरिक जो हमारी पुरातन रूप से जो हम यूज करते आ रहे थे, जैसे हम गौ आधारित जो आपने देखा होगा जैविक खाद जिसको बोलते हैं, जो कि गाय के गोबर और हमारे हरे भरे जो भी अपशिष्ट होते हैं उनका उपयोग करके बनाई जाती है, केंचुओं का उपयोग करके, उन सब को यूज करके हम कितने अच्छे तरीके से अपनी भूमि को संरक्षित करते थे। उस परंपरा को मैंने उस आर्टिकल में बताने का प्रयास किया है। और माननीय हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हो, उनका भी ये विजन है कि देश में ऑर्गेनिक कृषि बढ़े, जैविक खेती बढ़े और जैविक उत्पाद के बड़े लाभ हैं। तो जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो जैविक उत्पादों का ज़्यादा सेवन करते हैं उनके, तो रोगों से रक्षा होती है और साथ ही साथ धरती माँ की भी रक्षा होती है। रोहित जी, हमारे देश में जो परंपरा है, हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति पूजक होने के नाते हम पृथ्वी को माता की तरह देखते हैं। इसीलिए हमारे अथर्ववेद में कहा भी गया है, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। तो इसी को कोट करते हुए मैंने वो अपना आर्टिकल लिखा था और मुझे काफी अच्छा फीडबैक मिला है और मैं आगे प्रयास करूंगा कि ऐसे आर्टिकल और लिखता रहूं। चलिए, हमने सुना आशीष जी को जिन्होंने अपने आर्टिकल के बारे में बताया और अब हम शुरू करने जा रहे हैं बजट। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आशीष जी बजट को इतने अच्छी तरीके से आपको भी समझाएंगे कि हर एक व्यक्ति, एक आम इंसान भी बजट को बढ़िया से समझ पाए कि हमारे देश में बजट होता क्या है, क्यों आता है, देश पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है और हमें बजट को क्यों देखना और सोचना और समझना चाहिए। आशीष जी, हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि बजट है क्या, बजट होता क्या है। तो रोहित जी, जो बजट है, बजट एक ऐसा शब्द है जो मूल रूप से हमारा भारतीय शब्द नहीं है, यह हम कहें देशज शब्द नहीं, ये विदेशज शब्द है। हमारे शब्द कोश में ये शब्द था नहीं। और अगर हम संवैधानिक बात करें तो संविधान में जो व्यवस्था है वो ये है कि अनुच्छेद 112 के तहत एक वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुत करने की बाध्यता है सरकार की, जो वो अपना लोकसभा में प्रस्तुत करती। इसी को आम जनमानस के भाषा में कहें तो बजट कहा जाने लगा है। ठीक है, ये एक विदेशी शब्द है। ठीक है, बजट में होता क्या है, आपने जैसा पूछा कि बजट है क्या, तो बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार एक वित्त वर्ष में कितनी आमदनी कर रही है और उस आमदनी से वो कितना खर्च करने जा रही है, उसका एक अनुमान वो उस पर प्रस्तुत करते हैं। तो कुल मिला के एक आमदनी और व्यय का लेखा जोखा का विवरण जो है बजट में होता है। तो ये बजट है। अब बजट जो है, पहले आपको पता ही होगा, पहले हमारी जो वर्तमान में जो वित्त मंत्री जी हैं वो देश की पहली वित्त मंत्री हैं जो लगातार 9 बजट पेश की।
लगातार 9 बजट जी। पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री है। और जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने लगातार 9 सक्सेसफुल अपने बजट पेश किए और उसमें हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रही है। आशीष जी, कई बार 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को बहुत चर्चा होती है, क्या है ये और ये किस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करती है? रोहित जी, आपने प्रश्न पूछा फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो 16वां फाइनेंस कमीशन बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा आपको फाइनेंस कमीशन का बताऊं बेसिक क्या है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत संविधान एक फाइनेंस कमीशन जो है एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पूर्व भी कर सकते हैं। इसका एक उपाध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होते हैं और उनके कुछ सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। वर्तमान में जो 16वां फाइनेंस कमीशन है, इसके अध्यक्ष हैं श्री अरविंद पनगड़िया जी। आपको पता ही होगा कि ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने हाल ही में रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की, संसद में उस रिपोर्ट पे चर्चा हुई, वो पारित हो गया। इन्होंने बोला कि राज्यों को जो संघ के कर राजस्व जो होता है उस कुल कर राजस्व से 41% की हिस्सेदारी राज्यों को दी जाएगी। यही सेम बात एनके सिंह समिति ने, जो एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग था, उसने भी यही चीज बोली थी। तो नया क्या? तो नया इस बार ये हुआ कि जो जनसंख्या का पैरामीटर था, जिसमें 45% का वेटेज दिया गया था, उसको 42.5% कर दिया गया। जो क्षेत्र का था, तो उसके लिए पहले 15% का वेटेज था, अब उसको 10% कर दिया गया। और जो पॉपुलेशन था, डेमोग्राफी या पॉपुलेशन था, उसको पहले 15% था, अभी उसको 17.5% कर दिया गया। और जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, मतलब जनसांख्यिकी प्रदर्शन की, जैसे किसी राज्य में कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, किसी राज्यों में बर्थ रेट ज्यादा है, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो जहां बर्थ रेट कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो एक तरह से देखा जाता है कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो इसलिए अब क्या किया गया कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी वेटेज दिया गया है। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है उसके लिए 10% वेटेज दिया गया है। एक नया चीज लाया गया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, मतलब कौन सा राज्य जीडीपी के योगदान में, जीडीपी के बढ़ाने में कितना योगदान कर रहा है, उसके लिए भी अलग से 10% का वेटेज दिया गया है। और सिर्फ यही एक कारण, जो मेन कारण है, जिसकी वजह से जो कर राजस्व की हिस्सेदारी है उसमें एक बड़ा अंतर आया है। जो तटीय राज्य हैं, विशेषकर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, क्षमा चाहूंगा, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश हो गया, और तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, इन राज्यों को तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों के अधिक कर राजस्व प्राप्त होगा। कारण यही है कि उनका जो जीडीपी में योगदान है वो काफी अच्छा है और काफी ज्यादा है तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों के। आशीष जी, पहले जो बजट था वो 2 बजट होते थे जी। एक आम बजट और एक रेल बजट। जी। अभी देखा जा रहा है कि बजट एक ही आ रहा है, इसका कारण क्या है? तो रोहित जी, क्या है कि पहले 2 बजट हुआ करता था। ये परंपरा वर्ष 1921 में एकवर्ष समिति बनी थी, जिन्होंने ये सिफारिश दी थी कि एक रेल बजट हो और एक आम बजट हो। तब से वो परंपरा चली आ रही थी। वर्ष 2017 में, मुझे याद है जहां तक, 2017 में बजट पेश होते समय श्री अरुण जेटली जी थे उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री। उससे पूर्व एक समिति गठित हुई थी, डॉक्टर विवेक देबरॉय जी की अध्यक्षता वाली समिति। उन्होंने सिफारिश की थी कि जो बजट है, चाहे आम बजट हो और चाहे रेल बजट हो, इन दोनों को एक दूसरे में समाहित कर दिया जाए और एकीकृत एक बजट पेश किया जाए, ताकि जो हमारी बजटीय प्रोसेस है वो स्मूथली चले। तो उसको उन्होंने एकीकृत करके उस सिफारिश को माना और 2017 से यह परंपरा चल रही कि अब एकीकृत एक ही बजट आ रहा है। तो एक साथ करने के पीछे कारण यह भी था कि जो चर्चा जो होती है वो एक साथ सारी उसी सदन में हो जाएगी, और जो प्रक्रिया लंबी खिंचती थी वो प्रक्रिया थोड़ा सीमित हो गई, छोटी हो गई। तो उससे क्या होगा कि चीजें
ज्यादा सिंक्रोनाइज हो गई इसमें एक ये भी है कि पहले जो बजट था है। जी वो फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आता था, जी जी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि निरंतर फरवरी के फर्स्ट वीक में ही बजट आ जा रहा है। हाँ रोहित जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बजट जो है पहले फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही आता था और शाम के 5 बजे प्रस्तुत होता था। जी तो अभी समय और दिनांक दोनों में परिवर्तन हुआ है और जो बजट का समय है अब वो सुबह के 11 बजे हो गया है और फरवरी के प्रथम दिन यानी 1 फरवरी को ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो बजटीय चर्चा होती है वो बड़ी लंबी होती है और इस पूरी प्रक्रिया में बड़ा लंबा समय लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होने वाला रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो सरकारी व्यय की जो चीजें हैं उसके लिए हमें सरकार को पैसे लेने पड़ते हैं लेखानुदान के द्वारा। तो उस लेखानुदान की प्रक्रिया से बचने के लिए सरकार क्या कर रही है कि बजट की जो प्रस्तुति है वो पहले कर ले रही, ताकि हमें लेखानुदान को स्किप करने की जरूरत ही न पड़े और हम बजट से ही पूरी खर्च की प्रक्रिया शुरू कर सके। तो उस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए यह पूरा किया गया। आशीष जी, बजट के बारे में हमें थोड़ा और विस्तार से बताइए जी ताकि हम भी समझ पाए और दर्शक भी समझ पाए कि जो बजट आया है इसका उद्देश्य क्या था और क्या ऐसी चीजें आई है जो देश में इस बजट के बाद व्यापक रूप से वो प्रभाव डालेगी। बिल्कुल रोहित जी, देखिए बजट 2026-27 जो प्रस्तुत किया गया है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत को लोक लुभावन चीजों से बचा के भारतीय अर्थव्यवस्था को तरक्की की ओर ले जाना, उन्नति की ओर ले जाना और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्ति की ओर अग्रसर करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अब जो विकसित भारत 2047 है वो एक व्यापक लक्ष्य है, तो उसकी प्राप्ति करना है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि विकसित भारत 2047, जी, तो ये विकसित भारत 2047 है क्या, और अभी जो बजट आया है और 2047 माने विकसित भारत को लेकर के क्या प्रावधान है? रोहित जी, जो आपने एक प्रश्न पूछा ये 2 पार्ट में है। पहला तो विकसित भारत 2047 क्या है और दूसरा ये कि विकसित भारत 2047 के लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए। मैं दोनों के एक करके आपको बताना चाहूंगा। विकसित भारत 2047 जो है एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है भारत सरकार का, जिसमें ज्ञान की बात की गई है। ज्ञान GYAN, इसका मतलब हुआ गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इनके माध्यम से, ये उसके 4 स्तंभ हैं, इनके माध्यम से राष्ट्र को विकसित बनाना है, भारत को एक विकसित देश के रूप में बनाना है। तो जो इस प्रश्न का दूसरा भाग है रोहित जी कि बजट कैसे विकसित भारत 2047 में कैसे साधता है, तो उसका पहला पिलर है रोहित जी गरीब। तो गरीब के लिए कई तरह से प्रावधान किए गए हैं इसमें। पहला जी राम जी, जिसमें भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ये पहले भी ये बताइए कि जी राम जी है क्या? अच्छा। क्योंकि बहुत लोग दर्शक ये जानना चाहते हैं। ये पहले मनरेगा था, मनरेगा से जी राम जी हुआ। हाँ, तो ये मनरेगा से जी राम जी करने का उद्देश्य क्या था? हाँ, और अंतर क्या है दोनों में? देखिए, मनरेगा पूर्ववर्ती योजना का नाम था, उसके जगह पे ये जी राम जी नया नाम उसके करके लाया गया। और जो जी राम जी स्कीम है मनरेगा से ये कई मामलों में अलग है। पहले मनरेगा में 100 दिन की गारंटेड रोजगार की बात कही गई थी, अब उसकी जगह जो जी राम जी आया है तो उसमें 125 दिन की गारंटेड जॉब की रोजगार की बात कही गई प्रति परिवार। ठीक है, एक व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा। दूसरी बात, जब कभी किसी क्षेत्र में अगर सूखा आ गया है या अकाल आ गया है या फिर वहां पे बाढ़ आ गई है, तब उस क्षेत्र में उसको 125 से बढ़ाकर 150 दिन भी किया जा सकेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण दोनों के बीच में अंतर है और इसी वजह से जो ये दिन बढ़े हैं, इसी वजह से इसका बजट भी बढ़ा दिया गया है। इसीलिए इसको 95,600 करोड़ एक बड़ा बजट है, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को 125 दिन, मतलब आप समझ रहे हैं कि लगभग 4 माह की उसको रोजगार मिलने की गारंटी तो है। कम से कम 4 माह तो उसको रोजगार मिल जाएगा और उसके अपने गांव में मिल जाएगा।
जो मैं आपको बता रहा था गरीबी कम करने के लिए, तो दूसरा उपाय क्या किया गया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 55,000 करोड़ का, लगभग बता रहा हूँ 54,000 कुछ है, तो 55,000 करोड़ ग्रामीण वाले के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए लगभग 18,600 कुछ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और तीसरी चीज जो है जल जीवन मिशन, जिसके लिए 67,000 करोड़ की व्यवस्था, 67,000 करोड़ के लगभग व्यवस्था की गई है। आशीष जी, आपने बताया कि विकसित भारत में 4 पिलर है। जी 4 पिलर में जैसे गरीब है, जी युवा है, अन्नदाता है और नारी है। जी जी इन 4 पिलरों का आपने जिक्र किया। गरीब के बारे में आपने बता दिया। जी युवाओं के बारे में क्या बताएंगे आप? युवाओं को इससे क्या मिला है? जी क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रश्न निकल के आ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि युवाओं को इस बजट में छला गया है, युवाओं को कुछ नहीं मिला है। रोहित जी, तुम देखिए, विरोधी दल या जो क्रिटिसाइज आलोचक होते हैं, जो वो ऐसे शब्द प्रयोग करते ही हैं क्योंकि उनको सरकार को क्रिटिसाइज करना है, तो वो ऐसे शब्द बोलेंगे। मैं कुछ बातें बताना चाहता जो बजट में थी, वो जो मैंने पढ़ा है, जो वो बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम चल रही है, प्रोग्राम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसके तहत लगभग 4788 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है उसके लिए। और ये इंटर्नशिप कार्यक्रम किसके लिए? युवाओं के लिए है, ताकि वो युवा अपना स्किल और इम्प्रूव करे, किसी कंपनी में साथ जाके अटैच होके वहां से स्किल इंटर्नशिप करके उसके साथ जब स्किल जो इंटर्नशिप करेगा तो सरकार उसको फंडिंग भी देगी, उस कंपनी को भी देगी, ताकि वो उसको सैलरी दे सके इंटर्नशिप के रूप में, जो स्टाइपेंड होगा। और दूसरी चीज, वहां से जो युवा निकलेगा तो उसको तुरंत रोजगार मिलने के साधन सृजित हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो डिमांड है, जो कंपनियों को डिमांड है, वैसा एकदम उस तरीके का युवा भी तैयार होकर कॉलेज से जिस तरह से निकलता है तो वो एकदम से कंपनी में काम करने योग्य होता नहीं। तो इसलिए क्या है, इंटर्नशिप क्या है, उस जो कमी को गैप रह गया है उसको ब्रिज करने का काम वो इंटर्नशिप प्रोग्राम कर देगी। जब वो कंपनी के साथ जुड़ के कुछ दिन काम करेंगे, कुछ महीने, और उस इंटर्नशिप को पूरा करेंगे तो उसके बाद उनकी प्लेसमेंट बहुत इजिली हो जाती है। तो एक तो ये है। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर के लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ का फंड निर्धारित किया है। इससे क्या होगा कि उदाहरण के लिए जैसे आप हैं रोहित जी, आपने कोई कंपनी खड़ी करनी है, पहले जो लिमिट 5 करोड़ रुपए की लोन की थी, अब उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया। जो पहले 20 करोड़ की थी उसको 25 करोड़ कर दिया गया। तो अब आपको ज्यादा लोन मिल सकेगा, आप बड़े स्केल पे कंपनी स्थापित कर सकेंगे एमएसएमई। और एमएसएमई क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है देश में जो लगभग जीडीपी में 36% का योगदान देता है अकेले, और रोजगार सृजन में बहुत आगे है। तो जब इस तरह से आप रोजगार की बात देखें तो युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने में एमएसएमई सेक्टर का योगदान है। तो वहां पे जब 10,000 का डेडिकेटेड फंड निर्धारित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको और अच्छा करेगा। इसके साथ साथ और मैं एक दो चीजें बता दूं, जो भारत सरकार है, जो भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय है, उन्होंने 20 ऐसे टूरिस्ट स्थानों को चिन्हित किया है और वहां से लगभग 10,000 युवाओं को आईआईएम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वो वहां से अपने एक आजीविका का साधन बना सके। बतौर टूरिस्ट गाइड जो होते हैं उसके उस रूप में अपने आप को एज अ टूरिस्ट गाइड अपना कैरियर स्टार्ट करके अपनी अर्निंग का सोर्स तैयार कर सकते हैं। ये जो 3-4 चीजें हैं, इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आई है, ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी के माध्यम से सरकार ऑरेंज इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहती है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी जो है कि जो लोग जैसे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया में अपने कंटेंट डालते हैं और उसके दम पे बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं। आपको बहुत नाम याद होंगे जो बहुत पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत से लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से, बहुत से लोग वेब सीरीज बना रहे हैं, उससे भी पैसा अर्न कर रहे हैं। तो ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है, जहां पे विचारों के माध्यम से आप उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपके विचार जो है वैल्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो वैल्यू कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, आपकी आजीविका के स्तर को ऊपर उठा रही है। तो ये जो है, ये सरकार का जो कदम है, ये कहीं ना कहीं युवाओं के पक्ष में है। अब हमें अपने गरीब के बारे में भी चर्चा कर ली और युवाओं के बारे में भी चर्चा कर ली जी। अब बचता है हमारे अन्नदाता जी और नारी। जी।
इन दोनों के बारे में इस बजट में क्या आया है विस्तार से बताएं। तो रोहित जी, आपने जो बोला कि गरीब बता दिया हमने, युवा बता दिया, तो अब अन्नदाताओं की बारी, जो इस देश के मूल आधार है। मैं जैसा कि भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जी तो अन्नदाताओं के बारे में इस बजट में बहुत कुछ है। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, जितना मैं याद कर पा रहा हूं। पहली चीज रोहित जी, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना है। ये प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना क्या है? जी जी, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना है। ये भारत सरकार द्वारा एक योजना लाई गई थी, महत्वाकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करके एक स्कीम लाई गई थी। जी वो ऐसे जिले थे जो वामपंथ नक्सलवाद से प्रभावित जिले थे, और उसमें ऐसे भी जिले थे जो बहुत ज्यादा पिछड़ गए हुए थे, विकास की मुख्य धारा से बहुत पिछड़े हुए थे। तो उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे 100 जिलों को चिन्हांकित किया गया था, और उसकी सफलता को देखते हुए ही भारत सरकार ने उन सफलताओं को देख के प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना लाई। इस योजना के तहत इन 100 जिलों में सरकार कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि उपज को खरीदने के लिए, कृषि उपज को वेयर हाउस में सुरक्षित रखने के लिए, और किसानों तक तकनीकी समझ को और बेहतर बनाने के लिए इस योजना के तहत प्रयास करती है। इससे लगभग 10 करोड़ किसानों को लाभ होने की संभावना है, जो कहीं ना कहीं देश की कृषि की किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने में एक बड़ा कदम रहेगा। ये विशेष रूप से 100 डिस्ट्रिक्ट को फोकस करके किया जा रहा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई चीज जब टारगेटेड होती है, और वो टारगेटेड जैसे किसी को कोई बीमारी हो और उस बीमारी को टारगेटेड रूप से उसको दवा दी जाए तो जल्दी ठीक होती है। तो ये क्या होता है कि सब किसानों की हर जगह पिछड़ापन नहीं है। जैसे हरियाणा और पंजाब के किसान तुलनात्मक रूप से बिहार और यूपी के किसानों से आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम है। तो इसी तरह से अभी सरकार ने क्या किया, टारगेटेड बेस्ड किया है कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के तहत वो 100 ऐसे जिलों को देख रहे हैं जहां बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं। तो सबसे पहले उनको मुख्य धारा में लाया जाए, और जो ऑलरेडी मुख्य धारा में उनको और आगे ले जाया जाए। ऐसा नहीं कि उनको पीछे छोड़ दिया जाए, उनको भी आगे ले जाया जाए, लेकिन जो ज्यादा पीछे हो गए उनको विशेष रूप से आगे लाया जाए। साथ ही साथ ये तो हो गए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। इसके बाद रोहित जी, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज योजना करके लाई गई है, और इसके साथ ही साथ जो किसान क्रेडिट कार्ड है, आपने सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड KCC, उसकी पहले लिमिट 3 लाख हुआ करती थी, उसको इस बजट के माध्यम से 5 लाख कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं गरीब किसानों को, कमजोर किसानों को क्या करेगी, उनकी क्रेडिट क्षमता को बढ़ाएगी। जो पहले साहूकारों से ऋण लेते थे, साहूकार बहुत महंगे ब्याज पे उनको ऋण देता था, इसीलिए आप देखे होंगे पहले बहुत से किसान आत्महत्या भी करते थे कर्ज ना चुका पाने के कारण। और उसके साथ साथ एक बड़ी समस्या ये भी थी कि जो किसान अपनी खेतों में इनपुट, या हम कहें कि जो अच्छी चीजें हैं, जैसे अच्छे कीटनाशक हो गए या अच्छे किस्म के बीज हो गए, उनका उपयोग नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी लागत ज्यादा होती थी, उनके पास पैसे होते नहीं थे। तो किसान क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं उनको उस समस्या से निदान देने में सहायता करेगा। और रोहित जी, एक और प्रावधान किया गया बजट में कि लगभग 20,000 नए पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी या सीट बढ़ाई जाएगी। इससे क्या होगा, देखिए अकेले खेती से किसानों की आय नहीं बढ़ सकती। भारत में दुग्ध क्षेत्र ऐसा है, जो दुग्ध क्षेत्र हो या पशुपालन क्षेत्र है, जो जिसकी बहुत बड़ी मांग है, खासतौर पे दुग्ध की। आज भारत में दूध उत्पादन नंबर 1 पे है भारत, और कंजम्पशन में, उपभोग करने में भी भारत नंबर 1 पे है। उसके बावजूद भारत में दूध में आप देखते हैं आए दिन मिलावटों की खबरें आती रहती हैं। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए और किसानों को अधिक से अधिक दुग्ध देने वाली गाय या भैंस या जो भी पशुपालक वो पालते हैं, उनकी नस्ल को देख रेख करने के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है।
जी तो उससे क्या होता है, जो उनके पशुपालन का जो कार्य है वो महंगा पड़ जाता है। तो सरकार जो 20,000 नए पशु चिकित्सकों की जो अभी व्यवस्था करने जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं पशुपालन क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में काम करेगी, और पशुपालकों का जो खर्च, चिकित्सीय रूप से पशु चिकित्सकों को ज्यादा खर्च हो जाता था, उसमें कहीं ना कहीं कटौती होगी। इससे जो पशुपालन का कार्य है वो लाभ का धंधा बन सकेगा, और वो कहीं ना कहीं किसानों को एक अतिरिक्त आय का साधन बनेगा, जो किसानों की आय को दुगना करने में सहयोग करेगा। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज और आपको बताऊं, जो नामरूप करके एक जगह है गुवाहाटी के पास, असम में। तो अभी आपने देखा होगा, हाल ही में जी जी प्रधानमंत्री जी गए थे असम, तो वहां उन्होंने यूरिया संयंत्र, प्लांट, यूरिया प्लांट का ओपनिंग किया, शुरुआत किया। रोहित जी, मैं उसके बारे में बताऊं, 10,600 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है अकेले। अच्छा। अभी आपने जिक्र किया असम में यूरिया प्लांट लगाया गया जी 10,600 करोड़ का। जी। तो ये असम में यूरिया प्लांट लगाने से वहाँ किसानों का कैसे लाभ होगा? रोहित जी, ये जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत जो है, ये विकास की मुख्य गति से, जो मुख्य धारा थी, बहुत दिन तक कटा रहा। अभी जो सरकार है हमारी, वो उस पर बहुत फोकस कर रही है, और जो असम पे नामरूप क्षेत्र में जो हमारे 10,600 करोड़ का जो यूरिया प्लांट लगा है, ये दिखाता है कि सरकार नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो किसानों हैं, उन तक भी यूरिया की आबाद पहुंच को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए वहां पे प्लांट लगेगा। तो जो चीजें अभी बिहार से जा रही थी या बंगाल से जा रही थी, तो उसकी लागत बढ़ जाती थी, महंगा हो जाता था और समय पे नहीं पहुंच पाता था। अब वो असम में जब बनेगा, तो वहां से नॉर्थ ईस्ट के पूरे क्षेत्रों, पूरे राज्यों में उससे सप्लाई हो सकेगी, वहां के किसानों को सस्ते दामों पे मिल सकेगा और समय पे मिल सकेगा। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर पूर्व के किसानों की पैदावार को बढ़ाने में सहायक होगा, और जब पैदावार बढ़ेगी तो उससे उनको अतिरिक्त आय होगी, और कहीं ना कहीं ये उनकी आय को दुगना करने में सहायक होगा। तो ये मुझे लगता है अन्नदाताओं के लिए भारत सरकार का जो ये बजट है, तो उसमें ये सारे प्रावधान किए गए, और भी बहुत प्रावधान है, लेकिन ये प्रमुख प्रावधान जो मुझे दिखे हैं रोहित जी, वो मैं आपको बताया हूँ। आशीष जी, हम लोग नारी के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे कि हमारे मातृशक्ति नारियों के लिए इस बजट में क्या आया है। रोहित जी, जो नारी के लिए विकसित भारत में बात कही गई है, नारी को देश में शक्ति के रूप में माना जाता है और पूजा जाता है। और अच्छी बात यह है कि हमारी वित्त मंत्री स्वयं एक महिला है, और लगातार 9वीं बार वो बजट पेश कर रही है। रोहित जी, जो जेंडर बजट है, उसमें लगभग 2025-26 में जो जेंडर बजट था वो 8.86% था कुल बजट का, जो बढ़ के 9.37% हुआ। इसका मतलब क्या हुआ रोहित जी? इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार जो है वो लैंगिक रूप से संवेदनशील है, और वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की वजह से ही महिलाओं के लिए वो बजट में बढ़ोतरी की है। अब क्या क्या योजनाएं लाई गई है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। एक योजना लाई गई लखपति दीदी योजना, जो पहले से चली आ रही थी, उसी का और विस्तार करके लखपति दीदी योजना के साथ सी मार्ट यानी सेल्फ एंटरप्रेन्योर मार्ट करके लाया गया है। जो महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो सब मिलके सी मार्ट की तरह, जैसे आपने वी मार्ट सुना होगा, उसी तरह का कुछ कंसेप्ट है लगभग, जो उसको रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में उसको बनाएंगी, स्थापना करेंगी, उसका कार्य संचालन करेंगी, और उससे माध्यम से वो अपने उत्पादों को विक्रय करेंगी, वहां पे बेचेंगी, और जब वो बिकेगा तो उससे उनकी आय होगी, और उससे कहीं ना कहीं उनकी आय बढ़ेगी। और एक चीज देखा गया है रोहित जी, जो महिलाएं, जब ये इनकी इनकम बढ़ती है तो परिवार में खुशहाली ज्यादा बढ़ती है। उसके पीछे कारण क्या है कि महिलाएं जो अपनी आय बढ़ाती हैं, जब उनकी आय बढ़ती है तो वो बचत करती है, और ये बचत आपने देखा होगा कि जो कोविड का काल था, उसमें हमारी घर की माताओं बहनों ने जो पैसे बचा रखे थे, वही बहुत काम किया था मुश्किल के समय में। तो ये मुश्किल के समय में तो काम करता ही करता है, और अच्छे समय में भी उसको और बढ़िया करता है। तो एक तो सी मार्ट है, दूसरा लखपति दीदी योजना जो मैंने बताया,
तीसरा निर्भया फंड, निर्भया फंड जो सुरक्षा के लिए समर्पित है, महिला सुरक्षा के लिए समर्पित है, उसमें भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो रोहित जी, चाहे सी मार्ट हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे ड्रोन दीदी के बारे में भी आपने सुना है, तो ये सारी योजनाएं जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक प्रावधान है। और जैसा कि मैंने कहा कि बजट में इस बार बढ़ोतरी हुई है, जेंडर बजट में ही बढ़ोतरी हुई है, 8.86 की बजाय 9.37% करना, ये बहुत ही सकारात्मक है। तो नारी के सम्मान में भारत सरकार का ये मुझे कदम अच्छा लगा। अच्छा, अब हम लोग ये जान लेंगे कि बजट में किसको क्या मिला, किस मंत्रालय को कितना मिला है। जी, तो हम पहले ही बात करेंगे, सरकार में 2 नंबर का स्थान रखते हैं अमित शाह जी, गृह मंत्रालय उनके पास है। उनके मंत्रालय को कितना बजट मिला है? रोहित जी, जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके पास गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय का बजट जो है रोहित जी लगभग 2,55,000 करोड़ का बजट है। तो एक बहुत बड़ी राशि है। और गृह मंत्रालय में मुख्य कार्य है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना, बॉर्डर का मैनेजमेंट करना, आंतरिक सुरक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो उसको नियंत्रित करके बनाए रखना। इसी में आप देखेंगे जितनी भी हमारी अर्धसैनिक बल है, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, ठीक, एसएसबी हो, दिल्ली पुलिस हो, ये सब के लिए गृह मंत्रालय ही नोडल एजेंसी है, तो वही बजट देती है। तो 2,55,000 करोड़ का बजट गृह मंत्रालय के लिए, माननीय अमित शाह जी का मंत्रालय है जो, तो उसके लिए निर्धारित किया गया है। इस बजट में रक्षा मंत्रालय को कितना मिला है, जिसका नेतृत्व राजनाथ सिंह जी करते हैं? जो रक्षा मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में है। तो रक्षा मंत्रालय के लिए लगभग 7,84,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। और ये बजट जो है रोहित जी, देश की सुरक्षा व्यवस्था यानी राष्ट्रीय रक्षा, देश की जो रक्षा के लिए है वो महत्वपूर्ण है। चाहे इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी को और अच्छा बनाना हो, चाहे तोप खाने को और बढ़िया करना हो, चाहे जो हमारी सीमा में जो तैनात हमारी सेना के जवान हैं उनके लिए आधुनिक सुसज्जित जो उपकरण है वो उपलब्ध कराना हो, इन सब में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार और साथ ही साथ दूसरे देशों से भी आयात करने के लिए जो हथियार है, अत्याधुनिक हथियार है, उनके लिए एक विशेष रूप से बजट ये लगभग बड़ा किया है। और ये बजट बढ़ाया गया है, पहले की तुलना में बजट बढ़ा है। और आज आप देख रहे हैं भारत को 2 मोर्चे पे युद्ध का जो वो है, एक चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो पाकिस्तान की तरफ, दूसरा चाहे चीन की तरफ से हो, और अभी एक नया जो संभावित लग रहा है जो बांग्लादेश में जो अस्थिरता है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंताजनक है। तो भारत को अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसको रक्षा बजट को बढ़ाना समय की मांग है, और मुझे लगता है वो एक सही दिशा में कार्य किया गया है और वो बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारी जब रक्षा क्षेत्र मजबूत होगी तो ही भारत के भीतर नागरिक सुरक्षित रूप से अपने आप को निर्भीक रूप से कार्य करेगा और आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होगा। वित्त मंत्रालय को कितना मिला है? वो वित्त मंत्रालय जो सबको बजट देता है, उस वित्त मंत्रालय को खुद का बजट कितना है? हाँ, ये रोहित जी आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। और स्वयं निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, तो जैसा आपने कहा कि वो सबको बजट देते हैं, तो उन्होंने अपने लिए कितना रखा? उन्हें क्या मिला है, तो वो अपने लिए क्या रखे हैं? वित्त मंत्रालय का जो बजट है लगभग 19 लाख करोड़ के लगभग में है। 19 लाख करोड़ का लगभग बजट है वित्त मंत्रालय का। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बजट वित्त मंत्रालय का ही है। 19.72। अच्छा, 19.72 करोड़ हजार का है, लाख करोड़ का है। ये वित्त मंत्रालय का सबसे सर्वाधिक बजट है। और उसके पीछे कारण है क्योंकि सारी वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण वहीं से होता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, पौंडीचेरी है, इन सब के लिए बजट के एलोकेशन डायरेक्ट वित्त मंत्रालय के माध्यम से होता है। इस वजह से भी यहाँ का बजट, वित्त मंत्रालय का बजट ज्यादा है। देश के परिवहन मंत्रालय को कितना बजट मिला है? देश के
परिवहन मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है एकीकृत है, और इसका नेतृत्व नितिन गडकरी माननीय श्री नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, जिन्हें हाईवे मैन भी कहा जाता है। और नितिन गडकरी जी के मंत्रालय को लगभग 3,09,000 करोड़ का जो बजट है वो दिया गया है। और मुझे लगता है ये शायद देश में वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा बजट एलोकेशन किसी मंत्रालय को अगर हुआ है तो नितिन गडकरी जी का हुआ है। उसके पीछे देखिए रीजन है, अगर मैं रीजन की बात करूं तो बहुत ढेर सारे कारण हैं। इस पूरे बजट में एक चीज देखने को मिल रहा है जी, कि अमित शाह जी के मंत्रालय से ज्यादा बजट नितिन गडकरी जी के मंत्रालय को मिला है। तो सरकार में नितिन गडकरी जी का प्रभाव या कद बोल सकते हैं अमित शाह से ज्यादा बढ़ रहा है क्या? देखिए रोहित जी, ये जो प्रश्न है ना, जो नितिन गडकरी जी का जो मंत्रालय है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ये एक अवसंरचना वाला मंत्रालय है। अवसंरचना का निर्माण होता है इनके मंत्रालय के माध्यम से। सड़क हो, पुल का निर्माण हो, हाईवे का निर्माण हो, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, ये सब चीजें हाई कॉस्ट वाली चीजें होती हैं और एक व्यापक रूप से ये रोजगार सृजक क्षेत्र माने जाते हैं। जब सड़कों का निर्माण होता है तो आप देखते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो सीमेंट बेचने वाला हो, चाहे डामर बेचने वाला हो, चाहे गिट्टी लेने वाला हो, चाहे उस सड़क में काम करने वाला मजदूर हो, लेबर हो, मशीनें हो, हर तरह की डिमांड बढ़ती है। और सड़कों के जाल में वृद्धि होने से जब उनका विस्तार होता है तो नई नई टाउनशिप बनती है, नई नई कॉलोनीज बनती है, नए नए घर उन सड़कों के किनारे बसाहट बसती है। तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक समृद्धि में एक बड़ा योगदान देता है। तो ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में से एक है, जहां जो भी सरकार खर्च करती है उससे सरकार को एक अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त होता है। चाहे आप देखिए हाईवे बनता है तो टोल प्लाजा की स्थापना होती है और उन टोल प्लाजा के माध्यम से सरकार को फास्ट टैग के माध्यम से आजकल तो डायरेक्टली उनके पास कलेक्शन हो जाता है। तो इस दिशा में वो एक अच्छा कदम है कि उनका बढ़ाया गया है बजट। इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी अमित शाह जी या नितिन गडकरी जी के कद में कोई कंपटीशन वाली बात है या उनको बढ़ाया या घटाया गया, ऐसा नहीं है। जिस मंत्रालय की जितनी अधिक मांग है और वो वास्तविक में प्रासंगिक है, उस हिसाब से बजट का एलोकेशन किया गया है। नहीं कहीं अमित शाह जी नाराज ना हो जाए, देश का दूसरा स्थान रखते हैं भाई साहब। नहीं, इसमें नाराजगी का नहीं। देखिए सरकार में अमित शाह जी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री हैं, ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई आपसी संघर्ष है। ये सब मीडिया की मुझे लगता है कि सुबुगाहट है कि भाई कुछ ना कुछ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे चीजें की जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सामंजस्य के साथ माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और श्री नितिन गडकरी जी बहुत सामंजस्य के साथ कार्य कर रहे हैं। और देख ही रहे हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन में देश में कितनी तेजी से कार्य हो रहा है। और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत में कितनी बढ़िया, आज देखिए मार्च 2026 का टारगेट माननीय अमित शाह जी ने रखा है कि हम वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह, नक्सलवाद से भारत को पूरी तरह से मुक्त करा देंगे। और आप देख ही रहे हैं अभी हाल ही में हिडमा जैसे बहुत बड़े आतंकी जिसके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा का लगभग इनाम था, वो मारा गया। और कितने ढेर सारे आतंकवादी जो है सरेंडर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अमित शाह जी की कार्यशैली और उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल। देश के किसानों को क्या मिला इस बजट में, कितना मिला है बजट में? मैंने जो जैसा कि आपको बताया कि लगभग 1,40,000 करोड़ का बजट सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए समर्पित है। और मैंने आपको कई स्कीम के माध्यम से बताया है कि जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है जो 100 जिलों को फोकस करती है, और 3 लाख से 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा देना, राष्ट्रीय जो उच्च पैदावार बीज योजना है वो लाई गई, और नाम रूप में एक कृषि संयंत्र प्लांट जो
यूरिया के लिए समर्पित है, लगभग 10,600 करोड़ का, उसकी स्थापना की गई। तो कहीं ना कहीं ये कृषि मंत्रालय जिसका नेतृत्व श्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय और बहुत ही अनुभवी मंत्री भी है। बहुत अनुभवी, 20 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं। जी जी। शिक्षा के लिए क्या बजट मिला है जो देश के भविष्य का नींव है? जो शिक्षा क्षेत्र है वो बहुत अच्छी बात कही आपने, देश की नींव है, भविष्य की ये अभी का इन्वेस्टमेंट है और भविष्य में जाके बहुत अच्छा रिटर्न देता है देश की ये। तो शिक्षा के लिए मुझे जहां तक याद है लगभग 1.39 लाख करोड़ का बजट उसके लिए एलोकेट किया गया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी उसके मंत्री हैं जी। और इसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री पीएम श्री स्कूल जो चल रही हैं उसके लिए, चाहे अटल टिंकरिंग लैब हो, चाहे उच्च संस्थानों में चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हो, और चाहे आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, आईआईएम है, इन सब के लिए, एम्स के लिए हो, इन सब के लिए बजट का प्रावधान उसमें किया गया है। और उससे जो इन्वेस्टमेंट ये होगा ये आगे चल के बहुत बड़ा रिटर्न देगा भारत के लिए। भारत के, जैसा आपने बोला कि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न देगा और इससे भारत कहीं ना कहीं, इसीलिए भारत को कहा जाता है भारत आगे चल के ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। तो आज देखेंगे कि ड्रॉप रेट जो है स्कूलों में बहुत कम हो गया है, कॉलेजों में ड्रॉप रेट बहुत कम हो गया है, महिलाओं की साक्षरता दर और पुरुष की साक्षरता दर में जो अंतराल था अब वो धीरे धीरे बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो इस तरह का बजट है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय को क्या मिला जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कर रहे हैं? जो आपने पूछा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मतलब जेपी नड्डा जी का मंत्रालय है और जेपी नड्डा जी स्वयं डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर जेपी नड्डा जी के मंत्रालय को लगभग 1.06 लाख करोड़ के आसपास जो है बजट एलोकेट हुआ है। और इस मंत्रालय की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ योजना है, पीएम आयुष, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत जो गरीब परिवार है उसको 5 लाख करोड़ तक का जो इंश्योरेंस मिलता है, जिसके माध्यम से वो अपना इलाज कहीं भी करा पाते हैं। और इससे जो मैंने आपको बताया है कि जो उनका आउट ऑफ पॉकेट बजट का जो एक्सपेंडिचर था वो उसमें कमी आई, वो गरीबी को कम करने में कहीं ना कहीं सहायता दी है उसने। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो नए एम्स खुले हैं उनका भी उन्नयन हुआ और मेडिकल की जो सीट हैं पहले की तुलना में 2015 से पहले की तुलना में अब देखा जाए तो लगातार वो बढ़ी हैं। उन सब चीजों के लिए बजट में जो इस तरह का एलोकेशन होता है तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति का द्योतक है। और कुछ गैर संचारी रोग होते हैं जिनकी रोकथाम के लिए विशेष रूप से कुछ स्कीम चलाई जाती हैं। जैसे आपको एक संचारी रोग, ये तो गैर संचारी मैंने बताया आपको, जैसे मधुमेह हो गया, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, और जैसे संचारी रोग होते हैं जैसे टीबी। तो टीबी के लिए भी सरकार ने विशेष रूप से टीबी पेशेंट को एक आर्थिक मदद देना शुरू की है कि उनके खाते में 500 रुपए शायद प्रति माह उनको दिया जाता है, ताकि वो अपना, एक छोटी ही सहायता है लेकिन ये सहायता उनको कहीं ना कहीं अपने इलाज को बाधित ना हो, उनका इलाज बाधित ना हो, इसलिए वो सरकार देती भले, और उनको सारी दवाएं निःशुल्क रूप से अस्पतालों से मिलती है। तो क्योंकि जब कहा जाता है जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वो उत्पादक बन पाएगा, अन्यथा वो सरकार के लिए, देश के लिए भार बन जाएगा। तो सरकार का जो ये बजट है जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है, जिसमें 10% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, तो ये कहीं ना कहीं देश की एक कार्यशील पूंजी को और मजबूत करने के लिए ये एक अच्छा बजट है, विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में।